हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 10 मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, आपने जब 2H पढ़ा होगा तो 2H में क्या लिखा गया है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में एग्रीमेंट के बारे में डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट के लिए हमें थ्री थिंग्स की जरूरत पड़ती है: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। ऑफर वर्ड आपका 2A में डिफाइन है, एक्सेप्टेंस 2B में डिफाइन है एंड कंसिडरेशन आपका 2D में डिफाइन है। कंसिडरेशन का होना जरूरी है बिकॉज सेक्शन 25 कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड है एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर चेक करेंगे कि वो इन्फोर्सेबल है या नहीं। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। और इस इन्फोर्सिबिलिटी के लिए हम कौन सा सेक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे? 10। चलिए ब्रीफ में देखते हैं। एक्स के पास अपनी एक ओल्ड कार है, ठीक है। एक्स एक नई कार खरीदना चाहता है तो चाहता है उसके पास एक ही पार्किंग है तो पुरानी कार बेच दे। एक्स ने अपनी कार बेचने की विलिंगनेस शो करी 50,000 में। किसको? वाई को। वाई उसका एक फ्रेंड है। एक्स ने वाई को स्पेसिफिक ऑफर दिया। एक्स ने कहा कि भाई पहले वाई तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो मैं ऑफर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करना चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, मैं 50,000 में बेचना चाहता हूँ। वाई ने एक्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इनके बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। यहाँ पे एक्स ने ऑफर दिया था, वाई ने एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है। एक्स के लिए कंसिडरेशन हुआ 50,000 रुपए, वाई के लिए कंसिडरेशन हुआ पुरानी कार। अब ये एक एग्रीमेंट बन गया। हमें यहाँ चेक करना है कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं। इसके लिए तो हम पूरा डिटेल में सेक्शन 10 कवर करेंगे ही करेंगे, पर ब्रीफ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इन केस जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करानी थी। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बना? कॉन्ट्रैक्ट बना 24 मार्च को, ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस करानी थी 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल को एक्स कॉन्ट्रैक्ट का जो ये सब्जेक्ट मैटर रहा है पुरानी कार, इसे देगा, डिलीवर करेगा, इसकी परफॉर्मेंस करेगा किसे? वाई को। 1 अप्रैल को अगर एक्स कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कराने से रिफ्यूज कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया कि नहीं? ऐसी सिचुएशन में वाई एक्स के ऊपर क्या इंस्टीट्यूट कर सकता है? सूट। वाइस वर्सा करते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल को एक्स कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करा रहा है, कार वाई को दे रहा है, लेकिन वाई ने कार लेने से मना कर दिया, जबकि जो कार है ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सब कुछ वैसी की वैसी है, पर वाई ने मना कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच करा? वाई ने। ऐसी सिचुएशन में एक्स का राइट आ गया कि वो किसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? वाई पे। तो आपने सिंपल से एग्जाम्पल में देखा कि जब एक ऐसे एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के पास राइट आते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट सूट करने के, तो ये एग्रीमेंट हमारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और जब हमारा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया। चलिए इन डिटेल में हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन नंबर 10 आपके दो पैराग्राफ के अंदर डिवाइडेड है, राइट। सेक्शन नंबर 10 के अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करें तो एज पर बेरक लैंग्वेज सेक्शन 10 बहुत ही क्लियर कह के चलता है, ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर कंडीशन लगा दी गई। कंडीशन क्या? अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर जो पार्टीज हैं एग्रीमेंट की, ठीक है ना, उन पार्टीज की जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है उस पे कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फिर बोला जो भी एग्रीमेंट की पार्टीज हैं वो कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट वर्ड को हमारे सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया, मेजर, साउंड माइंड एंड क्वालिफाइड बाय लॉ। नौ, एग्रीमेंट के अंदर जो भी कंसीडरेशन होगा वो लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, और ऐसा कोई एग्रीमेंट मत करो जो कि एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर दिया है? वॉइड। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, राइट, तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इन्हीं चीजों को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट किया हुआ है, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट हियरली एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम इस सेक्शन 10 के अंदर आपको क्या क्या सेक्शंस कवर करने वाले हैं। एग्रीमेंट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है, कहाँ पे लिखा हुआ है 2E। तो एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इस कॉम्पिटेंट वर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 11 के अंदर डिफाइन किया गया। और कौन सी पार्टीज होनी चाहिए कॉम्पिटेंस में, कौन कौन आएगा, मेजर, साउंड माइंड एंड क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर एग्रीमेंट का जो भी सब्जेक्ट मैटर हो उस पे दोनों पार्टीज की कंसेंट सेम थिंग इन सेम सेंस में होनी चाहिए। इसके लिए सेम थिंग इन सेम सेंस में होनी चाहिए, तो इसके लिए आप सेक्शन 13 पढ़ोगे। साथ ही सेक्शन 14 आपको बताएगा कि जो कंसेंट है वो फ्री भी होनी चाहिए। उस कंसेंट के अंदर सेक्शन 15 यानी कि कोरिजन नहीं होना चाहिए, सेक्शन 16 यानी कि आपका को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सेक्शन 17 फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। 15, 16, 17, 18 अगर इनमें से कुछ भी है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोरिजन, तो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो वॉइडेबल हो जाता है। सेक्शन 20 के अंदर हम लोग बात करते हैं मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, साथ में हम लोग यहाँ पे कहेंगे एग्रीमेंट के अंदर जो कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 25 कह के चलता है विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड। तो हम लोग यहाँ पे 2D भी कवर करेंगे, और साथ ही जो कंसिडरेशन हो उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। तो 2D के साथ हम 23 भी डिस्कस करेंगे। और ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जो कि एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर दिए, वॉइड। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आया यहाँ पे, तो आपके पॉइंट्स कितने बने, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लगभग बन रहे हैं। लेकिन अगर हम इन डिटेल में बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसको पूरा 11 पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ को भी कवर करते हुए हम लोग 11 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट से पहले आपको क्या चाहिए, ऑफर। पहले ऑफर आए फिर उसकी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। पर याद रखना कंसिडरेशन का होना जरूरी है, जिसे हम लोग जब आपको सेक्शन 2E बताते हैं तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट एक्सेप्टेंस बाय अनदर। व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट, ध्यान रखना सच ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी वैलिड। अगर जब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, तो आपको बताया जाता है जब एक ऑफर एक्सेप्ट होता है क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। और एक दूसरे का प्रॉमिस ही एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करता है, तो यानी कि तब हमारा क्या बनेगा, एग्रीमेंट। खाली एक ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो एक प्रॉमिस बनता है, पर जब वहाँ पे दो प्रॉमिस हुए तो वो आपका किसका काम करेंगे, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करेंगे। ये चीज़ आपको 2E पढ़ाते समय डिस्कस की जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी की जो बिगनिंग होती है वो एग्रीमेंट से होती है, और एग्रीमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑफर और देन एक्सेप्टेंस। फिर क्या कहा जा रहा है, पार्टीज की एग्रीमेंट का जो भी सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कार है। तो यहाँ पे जो ऑफरर है उसके पास दो कार है, एक मारुति 800 और एक मारुति जेन। ऑफरर के मन में जो विलिंगनेस है वो मारुति 800 को सेल करने की है, जबकि ऑफरी के मन में, ऑफरी कौन, जिसको ऑफर दिया गया है, उसके मन में परचेज करने की मारुति जेन है। तो दोनों पार्टीज के माइंड में जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर कंसेंट सेम सेंस में नहीं है, तो यहाँ पे कंसेंट का सेम सेंस में होना जरूरी है। इस कंसेंट वर्ड को लैटिन मैक्सिम के अंतर्गत कंसेंट एड इडम के नाम से जानते हैं, जिसे आप मीटिंग ऑफ माइंड्स भी बुला सकते हैं। फिर ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस करा कि एग्रीमेंट बनाते समय पार्टीज की जो कंसेंट है वो सेम थिंग इन सेम सेंस में होनी चाहिए। इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन देखना पड़ता है, सेक्शन नंबर 13। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी कंसेंट हो
सेक्शन 14 कहता है जो भी कंसेंट हो वो फ्री होनी चाहिए। किन किन चीजों से फ्री होनी चाहिए? कोरिजन 15 में डिस्कस किया, नहीं होना चाहिए। 16 अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। 17 फ्रॉड नहीं होना चाहिए। 18 मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी है तो इनमें से कुछ भी है तो वो जो एग्रीमेंट बनता है वो वॉइडेबल होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप कहाँ पे पढ़ते हो? 2I के अंदर पढ़ते हो, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। मिस्टेक के केस में मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। नाउ तो आपने यहाँ पे देखा कि एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर पे दोनों पार्टीज की कंसेंट सेम थिंग इन सेम सेंस में होनी चाहिए। ये बात हमारा सेक्शन नंबर 13 कह के चलता है। पर साथ ही अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 14 ये भी कहता है कि कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इनमें से कुछ है तो वॉइडेबल है, और अगर मिस्टेक है तो वॉइड है। मिस्टेक के लिए आपको मैं पूरा सेक्शन डिस्कस करेंगे, 20, 21, 22 ये सब पढ़ाया जाता है मिस्टेक के लिए सेक्शंस। नाउ इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि भाई जो भी आप एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें जो एग्रीमेंट के अंदर इंटेंशन होना चाहिए, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना होना चाहिए। जितनी भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट है उसमें हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो लीगल है, कोर्ट में जाने का है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स अपनी पुरानी कार बेचने का ऑफर देता है वाई को 50,000 रुपीज में। यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में जो इंटेंशन है वो हम यहाँ प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कैसा है? लीगल है। अगर दोनों में से कोई भी ब्रीच करेगा तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हैं और कोर्ट में जा सकती हैं। एक लैंडमार्क केस लॉ था इसके लिए हमारा बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस लॉ में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना इंटेंशन नहीं था। सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर भी हमारा इंटेंशन लीगल, सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर भी पार्टीज का इंटेंशन कोर्ट में जाने का नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई अपने फ्रेंड को इनवाइट किया अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे। अगर उसका फ्रेंड नहीं आता है तो एक्स वाई के खिलाफ कोर्ट में जाने का यहाँ इंटेंशन नहीं रखता। तो ये आपका कौन सा ऑब्लिगेशन हुआ? सोशल। तो जो हमारे जितने भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें हम प्रिज्यूम करके रखते हैं हमारा इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन का। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट की जो भी पार्टीज हो कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। सेक्शन 11, सेक्शन 10 कहता है सिर्फ कॉम्पिटेंट वर्ड के बारे में, जबकि जो सेक्शन 11 है वो डिफाइन करता है कॉम्पिटेंट वर्ड को। मेजर हो, साउंड माइंड हो एंड लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। शांति निकेतन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी अहमदाबाद AIR 2002 गुजरात का केस लॉ है। इसमें एक चीज आपको नोटिस में लाना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर एक फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री के सिटीजन के साथ भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर कंडीशन है कि वो फॉरेन कंट्री का जो सिटीजन है वो साउंड माइंड होना चाहिए एंड मेजर होना चाहिए। तो क्या लिखा है? इट इज वर्थवाइल टू मेंशन हियर दैट देयर इज नो कंडीशन रिलेटेड विद सिटीजनशिप फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इफ फ्रेंच सिटीजन इफ इज एन एडल्ट एंड ऑफ साउंड माइंड कैन ऑल्सो मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो भी एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। इसके लिए हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 अगर आप बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 23 में आपको ये पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। जब आप सेक्शन 23 पढ़ोगे डिटेल में तो इन्हें डिटेल्स में पढ़ाया जाता है विद वेरियस केस लॉ, बट इन ब्रीफ सेक्शन 23 क्लियर करके चलता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर है कि कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए, इट मीन लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है उन सिचुएशन के बारे में वेयर कंसिडरेशन शैल बी कंसीडर टू बी इलीगल। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम कंसिडरेशन और जो एग्रीमेंट है उसके ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर कर सकते हैं? अनलॉफुल। फर्स्ट वन इज व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हम लिकर का बिजनेस कर सकते हैं पर बिना लाइसेंस लिकर का बिजनेस करते हैं, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये इलीगल है एंड इसमें ये पनिशेबल हो गया। तो इस वाले एग्रीमेंट में जो लिकर का बिजनेस कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा हो गया? अनलॉफुल। When it is of such nature that it is allowed, it would defeat the provision of law. हम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउ। बच्चे की सेल परचेज को अलाउ
नहीं करता। फ्रॉडुलेंट, किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को इंजर करने वाला। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये हमारे एग्रीमेंट के अंतर्गत इस तरीके का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। तो इन डिटेल में हम लोग इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, अमर ऑफर करता है पे करेगा 1,000 रुपए अकबर को अगर वो किडनैप करे एंथनी को, तो ये अनलॉफुल है। इसका ऑब्जेक्ट भी कैसा है और कंसिडरेशन भी कैसा है? अनलॉफुल, क्योंकि इसमें किसी पर्सन को इंजर करने की बात की जा रही है। एक केस लॉ है नूतन कुमार वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेकंड बांदा AIR 1994 इलाहाबाद का। इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट सच एन एग्रीमेंट बिटवीन लैंड ओनर एंड टेनेंट which is inconsistent to the provision of Rent Control Act shall be void. Such agreement cannot be enforced through court. इलाहाबाद रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ के जो लैंड ओनर थे, जो मकान मालिक थे और जो टेनेंट थे, उनके बीच में अगर एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट होता है तो वो एग्रीमेंट हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कंसिडरेशन के बारे में। ऑलरेडी ध्यान रखना, कंसिडरेशन को मैंने पहले बता दिया था। एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, ये बात हमारे सेक्शन नंबर 25 जब हम पढ़ते तो कहा जाता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कंसिडरेशन को लैटिन में एक्सिम में क्विड प्रो क्यू के नाम से जानते हैं, समथिंग इन रिटर्न, राइट। लेकिन सेक्शन 25 साथ में कुछ एक्सेप्शन भी देता है। अगर कंसिडरेशन नहीं होता है जब एग्रीमेंट में तो वो वॉइड है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपके 25 सबसेक्शन 1, 25 सबसेक्शन 2, 25 सबसेक्शन 3 एंड अदर एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल चैरिटी हो गया, एजेंसी हो गया, कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, एसेट्रा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट मत बनाओ जो एक्सप्रेसली क्या कर दिए गए हैं? वॉइड कर दिए गए हैं। ये आपकी लिस्ट है सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी इनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? एक्सप्रेसली वॉइड। तो आपको अगर ये एग्रीमेंट बनाते हैं तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो भी एग्रीमेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी हो। ए ने प्रॉमिस करा कि वो पुट कर देगा लाइफ बीस डेड वाइफ में अगर बी पे करता है उसे इतने रुपए। ये एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल है बिकॉज इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल नहीं। एग्रीमेंट की जो मीनिंग है वो मस्ट भी कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट? सर्टेन। सेक्शन 29 के अंदर बताया है एग्रीमेंट के टर्म वेग, कंफ्यूज और अनसर्टेन करने वाले नहीं होने चाहिए। एक्स वाई को कहता है कि वो अपनी ओल्ड कार 50,000 या 60,000 में देगा, तो यहाँ पे प्राइस को लेकर के अनसर्टिनिटी आ गई है। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटी। ये वाला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ये सेक्शन 10 के सेकंड पैराग्राफ से कहा गया है। एक केस लॉ आया था तरसम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह का। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसा भी कर सकते हैं, रिटर्न, ओरल या फिर बाय कंडक्ट। लेकिन अगर किसी एक्ट में बोला गया है कि पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट हो या उसका नेचर हो कैसा हो, रिटर्न हो, तो फिर आपको उस एक्ट की जो बोली रिक्वायरमेंट है, जो बोली गई रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, एक्स वाई को अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का एक ऑफर देता है, वाई ने उसे एक्सेप्ट भी किया, टेलीफोनिक ऑफर दिया था, टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस हुआ था, राइट। तो एक्स वॉलेंट्री अपने घर बेचना चाह रहा है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरिजन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है वहां पे। इज इट क्लियर? नाउ अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका गुड इन सब्सटेंस है, बट इसमें एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी अगर हम लोग पढ़ते हैं विच इज रीड विद सेक्शन 49, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट होता है। और अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं माना जाएगा कि हमने हमारी है वो प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे जो एक्स और वाई के बीच में इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कंसिडरेशन एक्स के लिए
क्या था, वो 10 लाख में अपना घर बेचना चाह रहा था पुराना, एंड वाई के लिए क्या था, घर था। तो ये आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये आपका इन्फोर्सेबल नहीं होगा, अनइन्फोर्सेबल बना रहेगा जब तक कि उसकी जो टेक्निकल कमियां हैं लॉ की, उन लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जब तक उसको पूरा ना कर दिया जाए। तो यही बात इस पॉइंट नंबर 11 के अंदर समझाया जा रहा है। A contract may be made by word spoken, but if there is a statutory requirement, contract should be in writing, registered or attested. Then such agreement must be so, otherwise it shall not be enforceable. तो कैसा बना रहेगा ये, अनइन्फोर्सेबल रहेगा। यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दिया, ओरल एग्रीमेंट है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये अनइन्फोर्सेबल है बिकॉज लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये एग्रीमेंट कैसा हो, रिटन एंड रजिस्टर्ड। इसके लिए कौन सा सेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, जो हमें किसके साथ रीड करना है, सेक्शन 49 सेम एक्ट के साथ रीड करना है। तो यहाँ पे आपने अभी देखा, मैंने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसमें मेरा पर्पस था आपको सेक्शन 10 का एक ब्रीफ ओवरव्यू देना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा 2H में डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको 2 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज योर एग्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज इन्फोर्सिबिलिटी। हर एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट का जो नेचर होता है वो वाइड एग्रीमेंट का होता है, कुछ का नेचर इलीगल एग्रीमेंट का होता है। अगर उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टी, जिसमें दोनों पार्टीज के पास राइट होता है एक दूसरे के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। सेक्शन 10 को डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको, इस इन्फोर्सिबिलिटी के लिए सेक्शन 10 को डिटेल में मैंने आपको समझाया। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।